वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स। हम जो आज ये आपका टॉपिक लेके चल रहे हैं इसका नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो कि आपके पेपर नंबर 15 है, 15 नंबर, जो कि फाइनल लेवल ग्रुप थर्ड का पेपर है। और जो क्लास नंबर आज हम दे रहे हैं, दिस क्लास नंबर इज 61 6161। तो दिस 6161 इज कमिंग by following study note as reference material। जो स्टूडेंट कंटिन्यूस हमारे चैनल पे हैं वो इस बात को जानते हैं। अब मैं जो आपके साथ टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो 5.5 कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट से रिलेटेड है, और आपका स्टडी नोट नंबर 5 है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आज हम क्वालिटी कॉस्ट की बात करेंगे कि क्वालिटी को मेंटेन करने की भी कॉस्ट है, क्वालिटी को ना मेंटेन करने की भी कॉस्ट है। मतलब जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ, आप 2 मिनट समझिए। आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हैं या मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं। अब आपको जब आप किस लिए रखते हैं कंपनी आपको, कि आप क्या करेंगे, उनकी कॉस्ट को मैनेज करेंगे। उनकी कॉस्ट को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। मैनेज करेंगे उनकी कॉस्ट को मैनेज करेंगे, यानी कि उनकी कॉस्ट को कम करेंगे। लेकिन जब वो आपको रखेंगे तो आपकी एक योर जो जो आप सीएमए हैं उसकी उसको वो सैलरी देंगे, ठीक है। तो आपकी भी एक कॉस्ट होगी। मतलब कि अब इन दोनों कॉस्ट में उन्हें देखना पड़ेगा कि हाउ दे हैव टू मैनेज, ठीक है। कि आपको मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट शुड नॉट ऐड कॉस्ट टू द कंपनी। सिंपल, ही शुड बी इन अ पोजीशन टू गिव द प्रॉफिट टू द कंपनी। मतलब वो अपनी कॉस्ट, ऐसा ना हो कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाए, ठीक है। ओके, तो मैं अभी जो आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि ये टेक्निकल टॉपिक है, और ये टेक्निकल टॉपिक आपके कोर्स में क्यों डाले गए हैं, क्योंकि सारी चीजें आपकी जो हैं, जो नॉन टेक्निकल नेचर की सॉरी टेक्निकल नेचर की आपको दिख रही हैं, सम सॉर्ट ऑफ द इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो आपकी टॉपिक इसमें स्टडी नोट्स में इसलिए डाली गई हैं कि ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल पैरामीटर पे बहुत ग्रेट इफेक्ट डालती हैं। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे ये ऐसा नहीं कि ये करंट लेवल के फाइनेंशियल पैरामीटर पे ही आपका अफेक्ट करती हैं, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक रोल अदा करती हैं। जैसे आप क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो जापानीज ने बहुत काम किया क्वालिटी पे, और आप जानते होंगे कि जापानीज प्रोडक्ट जब आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्वालिटी अपने आप आ जाती है। जबकि आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा जो था जापानीज एक तरह से उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, बट दे स्टैंड अपने आप में खड़े हुए, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट सिस्टम क्वालिटी में डेवलप किए। तो सारी जितनी भी कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं या क्वालिटी की टेक्निक्स हैं, टीक्यूएम से आपके या और दूसरी चीजें हैं, आपकी काइजन कॉस्टिंग है, और जो भी लाइफ साइकिल, ये सब जो आई हैं वो जापानीज कल्चर में, जापानीज ने इनमें बहुत काम किया है। तो उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसे बनी है, आप सोचो ना, उन्होंने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है। तो क्वालिटी कॉस्ट की हम आज बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ा रहा था, तो इसमें हम देख रहे थे कि आपका जो फोकस पॉइंट है, सेंटर में कौन बैठा हुआ है, सेंटर में बैठा हुआ है कस्टमर। ये कस्टमर बैठा हुआ है सेंटर में, ठीक है। ये कस्टमर बैठा हुआ है सेंटर में। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है हैप्पी। हैप्पी इन द सेंस कि ही शुड बी सेटिस्फाइड। हमने इससे कहा था जो ये चाहता है हमें इसको वो प्रोवाइड करना है। तो अब मतलब जो भी आप इसकी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, अब तो क्वालिटी की अपनी एक कॉस्ट होती है, तो सबसे पहले तो आपको क्वालिटी को समझना पड़ेगा। तो क्वालिटी की कई डेफिनेशंस आई हुई हैं, वो अलग अलग लोगों ने दी हुई हैं, अलग अलग कॉन्टेस्ट में दी हुई हैं। तो उसको हमें समझना पड़ेगा। क्वालिटी कॉस्ट से समझने पहले हमें क्वालिटी को मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी बुक को मैं थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूँ। देखो, क्वालिटी को की कोई भी डेफिनेशन नहीं हो सकती, ऐसी कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ परसेप्शन काइंड ऑफ थिंग। अब परसेप्शन का क्या मतलब है, परसेप्शन आप बताइए क्या होती है परसेप्शन। थोड़ा सोचिए आधे मिनट के लिए, मैं आपको परसेप्शन डिफाइन करता हूँ कि परसेप्शन कैसे आती है। परसेप्शन बेसिकली एक काइंड ऑफ द दिस बिहेवियरल काइंड ऑफ थिंग है। तो परसेप्शन में क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को बहुत सारे सेंसरी और ऑर्गन दिए गए हैं जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, और किसी के बाद में फिर उसकी एक प्रोसेसिंग करता है और फिर एक परसेप्शन बनाता है। तो जैसे हमारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जैसे आपका
आपके आईज है, नोज है, स्किन है, जहाँ से मतलब जहाँ से हमें सिग्नल मिलते हैं, और फिर हम इनको प्रोसेस करते हैं ब्रेन में, और फिर एक परसेप्शन बनाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि यार मेरा दोस्त बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, या वो तो यार बहुत बोलता है, या तो आपने कैसे कैसे डिसाइड किया होगा? आप उसके साथ इन्वायरमेंट में आए होंगे, उसके साथ इंटरेक्ट किया होगा, लोगों ने उसके बारे में आपको बताया होगा। या जैसे मैंने कहा कि जापानीज जो है, जापानीज ने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है प्रोडक्ट की, आपने भी कहीं सुना होगा। तो बहुत लोगों ने कहा, लोगों ने सुना, लोगों ने यूज किया, तो ये परसेप्शन बहुत लंबे टाइम में बनती है। तो क्वालिटी एज ए परसेप्शन, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सीएमए इंस्टीट्यूट की जो कोर्स कंटेंट की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो ये मेरा परसेप्शन हुआ कि भाई मैंने उसको परसीव किया। कैसे परसीव किया? मैंने उसको देखा, मैंने उसको पढ़ा, मैंने समझा, लोगों से बात की, बाकी मटेरियल से कंपेयर किया। After this whole this exercise, I concluded, और I am satisfied, I in fact अपने आप में मैंने सोचा कि हाँ भाई, मेरी एक परसेप्शन बनी कि हाँ भाई ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो ये मटेरियल दिया है, दिस इज द बेस्ट मटेरियल जो कि हमें स्टडी करना चाहिए। तो क्वालिटी काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो परसेप्शन। अगर मैं किसी चीज को कह रहा हूँ कि ये किसी चीज की क्वालिटी अच्छी है, तो मेरी परसेप्शन उसके प्रति ऐसी बनी है। तो जब हम इन चीज़ों को इंटरैक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट यही बातें यहाँ कहीं-कहीं लिखी होंगी। तो क्वालिटी का इन्होंने कहा कि वो फीचर्स हो सकते हैं, वैल्यू होती है, वर्थ हो सकती है। हर एक के लिए क्वालिटी अलग हो सकती है। अब इन्होंने जैसे बहुत सारे इन्होंने डेफिनेशन दी है लिटरेचर से उठा के क्वालिटी की। तो क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज ए हैबिट। तो हैबिट इज मतलब इट इज ए कल्चर काइंड ऑफ थिंग, तो जो एक लंबे टाइम तक चलती है। तो जब हम एक लंबे टाइम तक कुछ देखते हैं और उसको मेंटेन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, सीखते हैं, तो वो क्वालिटी बनती है। अब ये दूसरी एक डेफिनेशन दी है ना, क्वालिटी द कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक डेफिनेशन दी थी कि क्वालिटी इज नथिंग बट टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। मैंने अपने अपने हिसाब से एक आपको कहा था, बहुत सारी चीजों को पढ़ के। तो तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कुछ भी नहीं, जो कस्टमर को चाहिए वो आप दे दो। अब कस्टमर ने मान लो आपसे कहा कि भाई एक हमें प्रेशर कुकर बना के दो, जिसमें दाल दाल हम बना सकें प्रेशर कुकर में। अब आपने एक प्रेशर कुकर में बनाया, और उसमें कहा कि उसमें ठीक से दाल बनती नहीं, पकती नहीं, लेकिन आप उसको ये करोगे इसमें सर ये जो कॉफी भी बना सकता है। इसमें आपने क्या किया, एक ऐसा जुगाड़ बनाया कि ये जो स्टीम निकालता था यहाँ से, ये वाला प्रेशर कुकर, ये करे ये आप किसी चीज की स्टीम यूज कर लो और इससे कॉफी बना लो। तो कह रहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मैं कॉफ़ी भी बना सकता हूँ इससे, लेकिन मुझे दाल पकाने के लिए चाहिए था। अब उसने बेचारे ने क्या यूज़ तो किया, अब इससे कॉफ़ी तो बन जाती है लेकिन दाल नहीं पकती ठीक से। तो उसको ये क्या, इसकी क्वालिटी अच्छी हुई? नहीं हुई। तो ये जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करा, इवन दो इट हैज़ सम एडिशनल फीचर। तो मैंने आपको ये जस्ट बताने की यहाँ कोशिश की। तो एक क्वालिटी की डेफिनिशन ये उभर के आई है। तीसरा इन्होंने कहा कि क्वालिटी इज जीरो डिफेक्ट, जो सो आप कहते हैं ना। अब बहुत सारे ये स्लोगन्स भी हैं, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और ये सब बातें हुई हैं। और आप सोचो ना, जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे आप अपना कोई सामान खरीदने जाएं, अगर मान लीजिए आप एक फॉर एग्जांपल एक रेफ्रिजरेटर खरीदने गए बाजार से, रेफ्रिजरेटर, अगर उस पे एक स्क्रैच भी हुआ ना, एक स्क्रैच भी हुआ, तो आप उसको नहीं लोगे, कहोगे भैया दूसरा पीस दे दे। तो वहाँ जीरो डिफेक्ट की बात क्यों हुई? जबकि ये क्या है, इस पे स्क्रैच लगने से इसका बेसिक फंक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। भाई अगर ये फ्रिज है, और ये फ्रिज का काम क्या है? ठंडा करना है अपने, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपके फूड्स हैं, पेरिशेबल आइटम है, उनको एक लो टेम्परेचर पे मेंटेन करता है, जिससे वो जल्दी से खराब ना हो। अगर इस पे स्क्रैच लग गया, तो इससे उसका फंक्शन नहीं हुआ खत्म, लेकिन आप उसको मतलब क्या कर दिया आपने? आप रिजेक्ट कर दोगे, आप लोगे नहीं। तो क्वालिटी इज समथिंग, such kind of thing, it is the absolute in terms of the correctness or the completeness, the zero defect. तो नो कस्टमर वांट डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके लिए वो पे करता है। ठीक है, आपने उसका दाम, अगर किसने मान लो कहा कि 20,000 रुपए का फ्रिज है, तो इसका जरा सा भी अगर कुछ होगा, इवन आप डिब्बा टूटा हुआ होगा ना गत्ते का, जिसको आप फेंक दोगे बाद में और कबाड़ में दे दोगे, अगर वो भी टूटा हुआ, तो भी आप उसको नहीं कहो नहीं मुझे बढ़िया गत्ते वाला दो, जबकि इसके बेसिक फंक्शन पे कोई कोई फर्क नहीं डाल रहा वो। तो वट एवर यू वांट फ्रॉम फ्रॉम प्रोड्यूसर, जो आप एज ए कस्टमर, तो वही एक क्वालिटी है, क्योंकि आप उसके लिए उसको पे कर रहे हो। दिस इज ए क्वालिटी डिफरेंट आइडिया ऑन द क्वालिटी एंड ट्रू व्हेन यू मेक द क्वालिटी एज ए हैबिट। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी लंबे टर्म की हैबिट्स कैसे बनती हैं? ओवर द पीरियड जब हम काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों की डेफिनेशंस ली। क्वालिटी इज फ्री, ये इन्होंने
फी क्रॉसबी ने इसको कहा कि क्वालिटी क्या है, कि ये फ्री इन द सेंस कैसे है कि व्हेन देयर इज नो डिफेक्ट एंड देयर इज नो वेस्टेज दस द क्वालिटी बिकम फ्री। मतलब क्या है, ये इन्होंने कॉस्ट के टर्म में बोला है कि जैसे आप क्वालिटी मेंटेन करोगे, क्वालिटी ना मेंटेन करने से क्या होगा, आपका क्या होगा, वेस्टेज होगा, है, कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिजेक्शन आएंगे, कस्टमर कंप्लेन आएंगी, कस्टमर बेस टूटेगा। अगर तो इसकी क्वालिटी को मेंटेन करोगे तो कुछ कॉस्ट होगी, लेकिन आपके इन सब चीजों को हटा आप क्वालिटी मेंटेन करोगे तो ये चीजें नहीं होंगी, तो इससे आपकी सेविंग होगी, तो ये फ्री हो जाती है एक तरह से। आप इसे को ऐसे माने। एक डेफिनेशन और है, क्वालिटी द डिग्री टू विच द सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट। इंटरनेशनल जो ये ISO है, ये आप स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके उनके सीरीज है, सिस्टम्स हैं, तो दीज आर द ये सेट ऑफ इन्होंने थिंग्स उसमें दी हुई हैं क्वालिटी में, ISO में। आपने देखा होगा बहुत कंपनी अपने आप को लिखती हैं ISO 9000 और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं जो दिए हुए हैं। अगर कोई कंपनी ISO 9000 लिखती है, दैट मीन्स वो उन स्टैंडर्ड्स को जो इसमें प्रिस्क्राइब है वो अपने प्रोसेस को उस तरह से या प्रोडक्ट को उस तरह से मैनेज कर रही है जो कि इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको एक कंफर्ट देता है, एक कंफर्ट देता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी है, कोई कहेगा कि हमारा A ग्रेड A+ यूनिवर्सिटी है, मीन्स के उसने कुछ नॉर्म ऑलरेडी उस पे वो खरी उतरी है, तो ये सम सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ एक कंफर्ट देता है। तो इट इज एन अटेम्प्ट टू गिव द यूनिवर्सलिटी टू द क्वालिटी टर्म। तो इन्होंने क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये इन्होंने कुछ ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को क्या करता है, जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, वो डिस्क्रिशनरी पावर को खत्म कर देते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए कोई अकाउंट्स अगर AS के हिसाब से बने हुए हैं या इंड AS के हिसाब से बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो या गैप के हिसाब से बने हुए हैं, तो US गैप या जो भी गैप हैं यहाँ के भी हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उन्होंने वो पैरामीटर्स फॉलो किए हैं। दैट मीन्स ये हो गया ना सीधे सीधी बात। तो एक सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट देने की बात करता है। तो अब इन चीजों को समझ के आपको क्या बेसिकली समझ में आया, जो मैंने 4-5 डेफिनेशन ये क्वालिटी की पढ़ी, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि कस्टमर को आप बैठा दो फोकस उसको सेंटर में, और उसके हिसाब से आप काम करो, जो वो चाहता है, जो उसको चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर दो। तो क्वालिटी इज नथिंग टू बट द सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। अब जैसे कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट क्या है, कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे ये मैं एक टेक्निकल टर्म में आ गई, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको एक रॉड चाहिए, रॉड मीन्स इस तरह की लोहे की रोड चाहिए। आपने कहा कि इसका जो डायमीटर है 50 mm होना चाहिए, ये टेक्निकल टर्म में फाई बोलते हैं इसको, जो डायमीटर तो 50 mm बताता है। अब जो ये एग्जैक्टली होना तो 50 चाहिए, अब इसमें क्या होगा कि ये 50 तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो उसमें फिर एक टॉलरेंस की कॉन्सेप्ट आएगी, तो उसमें हम कहेंगे कि ठीक है भाई 50 तो एग्जैक्टली नहीं हो सकता, आइडियल प्रोसेस नहीं बन सकता 50 mm, तो 50 प्लस माइनस 0.5 कह रहा, इतनी डायमेंशन में अगर रहा तो एक्सेप्ट हो जाएगा ये, मान लो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 50.5 mm भी बन गया तो भी ठीक है, और 49.5 mm बन गया तो भी ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ दिस इज द बेसिकली ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में फिर चीजें आएंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आपकी कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट 50 का चाहिए विद दिस टॉलरेंस, तो ये कन्फर्मेंस आपने दे दी, इससे अगर आप बाहर जाओगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, है। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, देखिए क्वालिटी को मेंटेन करने की भी कॉस्ट है और क्वालिटी को ना मेंटेन करने की भी एक कॉस्ट है। मीन्स के कहना ये चाहते हैं कि आपको ये चूज करना है कि हम कॉस्ट को की जो क्वालिटी कॉस्ट है उसमें मतलब एक तो गुड क्वालिटी को मेंटेन करने की कॉस्ट है, गुड क्वालिटी अगर आप करेंगे, और एक आपका है बैड क्वालिटी की भी कॉस्ट है, ठीक है, बैड क्वालिटी की भी कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होती है, ठीक है।
चलो, अब इसको मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कस्टमर है सर्टेन नीड एंड रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, तो ये डिजाइन से ही हम शुरू कर देते हैं उसके, कि डिजाइन और प्रोडक्ट में ऐसी चीजों को इनबिल्ड करते हैं कि जिससे उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो थ्रू आउट मैच होते चले जाए और हम कस्टमर को वो डिलीवर कर पाए जिसको वो चाहता है। तो ये प्रोसेस काइंड ऑफ डिजाइन थिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी जो है वो हर एक एंगल पे बनती है। मतलब आपको डिजाइन के टाइम में ही आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ी होंगी, एक वैल्यू इंजीनियरिंग होगी और एक वैल्यू एनालिसिस होगा। तो इनमें यही फर्क था कि हमें क्या करना होता है, डिजाइन के टाइम से हम क्वालिटी को मेंटेन करते चलें, क्योंकि बाद में हमारे पास इसको बचता नहीं है। तो वही चीज यहाँ बताने की आपको कोशिश कर रहा है। तो ये डेफिनेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो क्वालिटी की डेफिनेशन है कि देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी। कुछ लोग इसे परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड की बात कहते हैं, कुछ कस्टमर की सेटिस्फाई को कहते हैं। तो आप भी अपनी कोई अपने हिसाब से इसका वो कर सकते हैं। सारी डेफिनेशन ठीक है, आप इसको पढ़ के जो है समझ सकते हैं। तो जैसे बेसिकली क्या है, ये परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड, मतलब ये सम सॉर्ट ऑफ द एक मैकेनिकल टर्म हो गया। मतलब जो स्टैंडर्ड उसने बनाया उसके हिसाब से काम कर दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर हो सकता है उससे सेटिस्फाई ना हो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड। तो दोनों पैरामीटर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें बराबर वजन रखती हैं, बट सेटिस्फाइंग द कस्टमर is more important in my opinion, because if the customer is satisfied the performance standard shall also meet। अब ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड जो बने होते हैं हो सकता है वो कस्टमर के लिए उससे वो ज्यादा सेटिस्फाई ना हो। तो दिस जो फ्रेज है आपका सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड इज important in my opinion, otherwise both parameter have equal weightage। अब इन्होंने बताया है कि ये डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी है। पहले कहा कि कन्फर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मेजर हाउ वेल द प्रोडक्ट और सर्विस मीट द टारगेट एंड टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस मैंने आपको करके बता दी थी कि जैसे आपको इन्होंने बताया कि एक इंजीनियर को, डिजाइन इंजीनियर ने बताया कि विद 3 प्लस 0.05 इंचेज। तो यानी कि आपको यू मीन दैट टारगेट डायमेंशन आपकी क्या है, टारगेट डायमेंशन तो 3 है, लेकिन आप डायमेंशन अगर 2.95 से 3.05 तक बना देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सिमिलरली जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा होटल रूम में आप वेटिंग का करते हैं, वेटिंग टाइम मान लो, वेट फॉर होटल रूम सर्विस में भी स्पेसिफाइड एट 20 मिनट्स। आप जैसे कहीं कहीं बैंक में जाते हैं या ऐसी जहां सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो वो टाइम बताते हैं कि हमारी क्यूइंग मॉडल वहां पे लगाते हैं वो लोग। उससे वो टाइम निकालते हैं कि हमें आपको एक कस्टमर सर्व करने का हमारा एवरेज टाइम 10 मिनट्स रहेगा। तो वो कुछ टॉलरेंस के साथ एक्सेप्ट होते हैं। 10 की जगह जैसे इन्होंने कहा 10 मिनट्स एडिशनल हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका 30 मिनट भी लग गए तो भी आपको एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाएगा वो। या जैसे एक 60 वाट का बल्ब है तो इसका मतलब वो डिलीवर 50 वाट भी करे, इट डज नॉट कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशन। तो एक सर्टेन लिमिट पे जब तक उसमें टॉलरेंस नहीं दी है तो तब तक उसको एब्सोल्यूट लेके चलना है। और in usual there are some variation is always acceptable within the range। तो these are the एक क्वालिटी का ये है कि अगर हम conformance to the specification, जो हम स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं उसके एक्सेप्टेबल टॉलरेंस में हम अगर बनाते हैं कोई चीज तो वो विद इन क्वालिटी कही जाती है। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई फिटनेस टू यूज। फिटनेस टू यूज का मतलब है कि आपने इंटेंडेड फंक्शन के लिए वो कितना सुटेबल है, वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल मर्चेंट बेंच एंड द जो आपका जीप चेरोकी बोथ मीट द फिटनेस टू यूज डेफिनेशन इफ वन कंसीडर ट्रांसपोर्टेशन एज इंटेंडेड फंक्शन। हाउएवर अब क्या है कि बेसिकली ये दो कार की बात कर रहा है। आप इंडियन कार से समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी एक तो है बेसिक कार, ठीक है। अब मैं यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बेसिक कार है। जैसे मान लीजिए वो फॉर एग्जांपल 3 से 5 लाख की रेंज में आती हैं। और कुछ जो होती हैं वैसी और थोड़ी अच्छी उसमें चले जाते हैं हम। एक है स्पोर्ट्स टाइप की जो कि मान लो 15 से 20 लाख वाली हैं।
या और लग्जरी टाइप की हैं। तो इंटेंडेड पर्पस, तो अगर इंटेंडेड पर्पस उसका ये है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो दोनों वही काम करेंगी। लेकिन अब फिटनेस टू यूज क्या है? अब किसी को अगर मान लिए उसमें रेसिंग करनी है, कार तो रेसिंग के लिए भी आती है, तो उसके लिए फिटनेस टू यूज क्या है? उसके लिए चाहिए, उसको वहां माइलेज थोड़ी चाहिए कि मुझे इतना एवरेज दे तभी मैं लूंगा। अगर किसी को रेसिंग के लिए कार यूज करनी है तो ये थोड़ी कहेगा भैया मुझे ये माइलेज जो है 25 किलोमीटर पर लीटर का देगी तब मैं इसको लूंगा। उसको चाहिए वहां पिकअप चाहिए वहां उसको, कि भाई मैं किस तरह से अपनी रेस को जीतूंगा। तो उसके लिए फिटनेस टू यूज क्या हो गई वहां पे? पिकअप हो गई। अब एक आदमी जो बेचारा रोज ऑफिस जाता है, वो 50 किलोमीटर चलाता है, सॉरी मान लो 20 किलोमीटर रोज ऑफिस आता जाता है, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि भाई मेरा एवरेज अच्छा है, मुझे मेरा तेल का खर्चा कम हो, है। एक आदमी जो है बड़ी सोशल उसकी वो है, प्रेस्टीज बनाना चाहता है, वो ऐसी कार चाहेगा जो लग्जरी हो, जिसका मतलब मार्केट में एक नाम हो। तो फिटनेस टू यूज भी ऐसा नहीं है कि वो हर एक कस्टमर के लिए अलग एक जैसी है, वो सबके लिए अलग अलग होगी। स्पोर्ट्स कार अलग करेगा। जैसे आप मोबाइल ही लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल कई बार खरीदे होंगे। अब कुछ लोग मोबाइल लेते हैं, वो ठीक है भाई हमें मोबाइल चलाना है, छोटा मोटा इंटरनेट चलाना है, तो ये एक मोबाइल का वो बेसिक यूज हो गया उसका, उसके लिए वो फिटनेस टू यूज वो है। अब वो कहता है मैं तो गेम खेलूंगा, मुझे हाई स्पीड प्रोसीजर चाहिए, उसके लिए फिटनेस ऑफ यूज कुछ और हो जाएगी। ये कहता नहीं मुझे तो ऑफिस का काम पूरा मैनेज करना है, उस पर ऑफिस चलाना है, तो उसके लिए बड़ा स्क्रीन वाला चाहिए, 8 इंच वाला भी ठीक रहेगा उसके लिए, तो उसके लिए वो अच्छा है। एक आदमी कहता है नहीं जी मैं तो जानता ही नहीं इंटरनेट चलाना, मुझे तो बटन वाला फोन ही ठीक है, मुझे तो कॉल करनी है। तो वो फिटनेस टू यूज यूजर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसके लिए वही क्वालिटी है। इसलिए मैंने कहा कि क्वालिटी काइंड ऑफ थिंग में आपको कस्टमर को फोकस में रखना है, तो आप अपने आप समझते चले जाओगे। एक क्या हो सकता है, वैल्यू फॉर द पेड। अब आपने कस्टमर क्या हमेशा चाहता है, हम कहते हैं ना कि वैल्यू फॉर मनी हमें मिलनी चाहिए। अब आप जो भी चीज खरीदते हैं, आप उसका एक कुछ परसेप्शन लेके जाते हैं कि भाई मुझे इससे ये फायदा होगा, मैं इससे ये काम करूंगा, मुझे इससे ये चीज मिलेगी। तो वो वैल्यू आपको मिलती है कि नहीं मिलती, वो ही आपके लिए क्वालिटी है। अगर वैल्यू के टर्म में देखें तो क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी दैट द कस्टमर ऑफन यूज द प्रोडक्ट और सर्विस, उसकी यूजफुलनेस क्या है। तो उसमें क्या है, उसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी होता है, कंज्यूमर के जो जो क्राइटेरिया हो सकता है। इट अज्यूम दैट द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज द प्राइस सेंसिटिव। मतलब ये प्राइस को थोड़ा सा फोकस में रखता है कि जो वैल्यू हमने दी है, हमारा मतलब जो वो पे कर रहा है उसके हिसाब से उसको फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इनका एग्जांपल देखो पढ़ता हूं मैं, इससे आप समझ लीजिए। सपोज दैट यू विश टू साइन अप ए पर्सनल फाइनेंस सेमिनार and discover that the same is being taught at two different colleges at significantly different tuition rates. If you take less expensive seminar, you will feel that you have received the greater value of price. मतलब अगर मान लीजिए आप जैसे कोई एक सेमिनार अटेंड करते हैं, दो इंस्टीट्यूशन उसके लिए ऑलमोस्ट सेम ही वो सेमिनार में कंटेंट डिलीवर करते हैं, लेकिन एक की फीस बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू दूसरे, तो आप अगर चीप यूज कर लेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे वैल्यू मिल गई अपनी। सपोर्ट सर्विसेज के लिए क्या है कि देखिए आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं, जैसे गारंटी वारंटी ये चीजें जो होती हैं, आप हमेशा देखते हैं ना कि पूछते हैं कि जैसे आप मोबाइल फोन खरीदे भैया इसकी कितनी गारंटी है, आप देखते हैं ना कि उसके सर्विस सेंटर हैं कि नहीं है, कितना टाइम लगाता है, सर्विस सेंटर के क्या रेस्पॉन्स है, आप रेटिंग पढ़ते हैं, जाके सर्च करते हैं कस्टमर के रिव्यू क्या हैं। तो वो आफ्टर सर्विसेज की चीज है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो सर्विस सेंटर में आपको वारंटी गारंटी देता है वो फ्री देता है? उसकी वो कॉस्ट लोड किया होता है पहले से, बेस्ड ऑन द उनके जो पुराने डाटा है कि हमारी कितनी कंप्लेन आती है, वो आप अभी आगे पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में। तो वो ऑलरेडी आपकी सपोर्ट सर्विस किस तरह से है, आपका प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसकी सर्विस सेंटर कितने हैं, सर्विस आफ्टर सेल के जो जो आपके वो हैं स्पेयर पार्ट्स की क्या कॉस्ट है। जैसे आप वो फॉर एग्जांपल आप कार खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि भाई इसकी सर्विस तो कुछ ऐसी कारें हैं जिनकी सर्विस हर जगह हो जाती है, कुछ के हैं बड़े एक्सक्लूसिव शोरूम है, वहां आप अगर चले गए तो आपसे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ये चीजें भी आप कंसिडर करते हैं। तो quality does not apply only to the product or service itself,
इट ऑल्सो अप्लाइज टू द पीपल, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपकी सर्विस सेंटर वाले बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आपको कैसा ट्रीट करते हैं। For example, the quality of a university is judged not only by the quality of staff, of course, offering, but the efficiency and adequacy of the processing of the paperwork. तो जैसे आपको कहीं एडमिशन मिलने में आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप बेसिक काम किया है, बेसिक तो आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा, आपकी पढ़ाई होगी। काम क्या है, बेसिक काम तो यही है कि आपको वहाँ कोर्स पढ़ना है, लेकिन आपके वो जो सराउंडिंग चीजें हैं, वहाँ एडमिशन के प्रोसेस कैसे हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। तो जो सपोर्ट सर्विसेज हैं वो क्या है, वो भी एक क्वालिटी का क्राइटेरिया है। और आपका साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया तो सब्जेक्टिव हमेशा होता है कि आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे आपको एक कुछ परसेप्शन बनती है ओवर द पीरियड कुछ प्रोडक्ट और इनके बारे में, तो उसके हिसाब से आप अपने अपने को इवेल्युएट करते हैं और क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, आपके रिलेशंस हैं, सोशल नेटवर्किंग है। फॉर एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, हॉस्पिटल पेशेंट में रिसीव द एवरेज हेल्थ केयर बट वेरी फ्रेंडली स्टाफ में लीव द इंप्रेशन ऑफ द हाई क्वालिटी। अब मान लीजिए किसी कोई डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन ठीक से बात ही नहीं करता, आपको सुनता ही नहीं है, आपको यार बेकार डॉक्टर है, ये सही नहीं है। अब बेचारा एक दूसरा डॉक्टर है जो उसकी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपको पूरा अटेंशन देता है, आपको यार ये तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है। जैसे इन्होंने कुछ दिया है, रेपुटेशन का भी फर्क रहता है। जैसे रोलेक्स वॉच है और ये आपके कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, ब्रांडों के नाम हम यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब आप खुद से वो कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकली क्राइटेरिया कैसा रहता है। जैसे आप कोई महंगी वॉच लेते हैं कुछ ब्रांड की, तो आपको एक साइकोलॉजिकल लगता है कि ये बड़ी अच्छी है या अच्छी होगी। जैसे आप कहते हैं भाई फला फला पेन है कोई पर्टिकुलर इस कंपनी का है तो बड़ा बढ़िया, अरे वो तो इस कंपनी का पेन रखता है हमेशा, तो वो एक एक वैल्यू क्रिएट भी करती हैं। तो साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया भी होते हैं। तो ये सब चीजें क्वालिटी को आपको क्या समझ में आए, क्वालिटी की दो चीजें आप समझ लीजिए। क्वालिटी में आपको जो कस्टमर चाहता है वो आपको बनाना है, उसकी सेटिस्फाई नीड को सेटिस्फाई करना है। क्वालिटी टेक्निकल टर्म में एक परफॉर्मेंस जो आपकी कन्फर्मेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स हो सकती है। ये आपके जो जो एट्रीब्यूटल पैरामीटर्स हैं, जैसे आपका बिहेवियर, सेल आफ्टर सर्विस, साइकोलॉजिकल, वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमिक कंडीशन, फिटनेस टू यूज, इन सब पे डिपेंड करती है। तो ये सब्जेक्टिव चीजें हो जाती हैं। अब ये आपको पता है कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है, ये आप मेरे हिसाब से जानते ही होंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ गुड और आप गुड्स वगैरह बनाते हैं, और सर्विसेज में जैसे आपकी होटल इंडस्ट्री हो गई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये आपके एंटरटेनमेंट सर्विसेज हो गई। तो वहाँ पे सर्विसेज क्या होती है, साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो जाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे क्वालिटी मेंटेन करते होंगे, डायमेंशन कैसे बनाते होंगे क्वालिटी की। जैसे वहाँ जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे होंगे उसके कुछ लेंथ या जो भी लंबाई चौड़ाई होगी कुछ होगी, उसकी कन्फर्मेंस आनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल जैसे एक बल्ब ले लीजिए, यहाँ पे एलईडी बल्ब है मान लीजिए, ये गुड्स है, तो ये बल्ब है। जैसे अब इस बल्ब में लिखा है कि भैया ये मान लीजिए 5 वाट का बल्ब है, इसके 500 ल्यूमेन हैं, इसकी स्टार रेटिंग 3 है 4 है, जो भी है, मतलब इस तरह से कुछ होगा आपका। तो वो सब क्राइटेरिया बनेंगे। परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, उसका रिलायबिलिटी कितनी है, मतलब गारंटी कितने चलता है। ये आप देखना, अरे इसकी लाइटें तो बहुत खराब हैं, ये तो जल्दी फ्यूज हो जाती हैं। फीचर्स कितने हैं, ड्यूरेबिलिटी कितना है, और खराब हो जाती है तो सर्विसेबिलिटी कैसे मिलती है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। सर्विसेज में क्या हुआ, कुछ टेंजिबल फैक्टर्स हैं। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, उसका टेंजिबल फैक्टर, उसका लाइटिंग वहाँ पे, उसका फर्नीचर कैसा है, ठीक है। और आपका बाकी जो टेंजिबल चीजें हैं, जो टेंजिबल फैक्टर्स हैं, कंसिस्टेंसी कैसी है आपकी सर्विस में, वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिव टू द कस्टमर नीड, कितना रिस्पॉन्स जल्दी देते हैं, क्विक देते हैं, कस्टमर को कैसे अटेंशन करते हैं, कर्टसी कैसी है, फ्रेंडलीनेस उनका कैसा है, मतलब बिहेवियरल एस्पेक्ट है ये।
टाइमलाइंस कितने हैं। मान लीजिए होटल बहुत लंबा, बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, और आप वहाँ गए, बैठ गए, आधा घंटा बाद आपको वहाँ उसने ला के दिया जो चाहिए था, तो वो प्रॉम्प्टनेस उसकी है नहीं है। और एटमॉस्फेयर ओवरऑल कितना है, लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है नहीं है, कैसे लोग वहाँ आते हैं, किस तरह के लोग वहाँ बैठते हैं, काम करते हैं। तो दीज आर द सर्विस काइंड ऑफ थिंग। होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, आपका मेडिकल हेल्थ केयर हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, जहाँ पे प्योरली सर्विस रेंडर की जाती है। तो वहाँ क्या पैरामीटर्स होंगे आप खुद समझ सकते हैं, आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हैं। अब ये आपका आई थिंक थोड़ा लंबा टॉपिक है लग रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट ये बहुत लंबे टाइम तक में डेवलप हुआ है। तो इन्होंने ISO 9000 2000 एक वर्जन है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड अपने आप में इंटरनेशनल सिस्टम है स्टैंडर्ड्स का, तो वो डिफाइन करते हैं। ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ISO जो है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो जो इंडस्ट्री ये सर्टिफिकेशन लेती हैं, उनको वो स्टैंडर्ड कंफर्म करने पड़ते हैं। जैसे आप भी ले सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, इवन लैब्स हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, छोटे-छोटे लोग भी ले लेते हैं, बड़े-बड़े लोग भी ले लेते हैं। इसमें मतलब आपको अपने प्रोसेस को या आप जो करते हैं वो डिफाइन करना पड़ेगा, इन पैरामीटर्स पे आपको आना पड़ेगा। अगर कोई कहता है मैं ISO 9001 2000 हूँ कंपनी, तो एक आपको एक कंफर्ट देता है कि हाँ भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कम से कम इसके पास ISO है, ये ऑलरेडी कुछ सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, इसके प्रोडक्ट में कुछ जान होगी। ठीक है। या जैसे आप किसी टेस्टिंग के लिए जाते हैं किसी लैब पे, तो वो कहता है मैं NABH एक्रीडेटेड लैब हूँ, मतलब तो आपको हुआ कि हाँ भाई, ये जो इसने वो स्टैंडर्ड पार किए हुए हैं। जैसे आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, वो कहती है हम A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी हैं, तो वो मतलब वो एक कंफर्ट ऑफ सेंस दे रहा है आपको, सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है कि भाई इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड तो पूरे किए ही होंगे। तो ये क्वालिटी की कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में कैसे बदली कि शुरू में जो था क्वालिटी को उतना ज़्यादा वो नहीं दिया जाता था। जब ये 70 और 90 के अराउंड, सॉरी 60 अर्ली 60 टू द 70 के बीच ये क्वालिटी सिस्टम डेवलप हुए, तो वहां से क्या एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुई कि क्वालिटी को मैनेज कैसे किया जाए। तो क्वालिटी को मैनेजमेंट करने का जो तरीका निकला, वो एक सिस्टम में ढलता गया और फिर एक कंप्लीट सिस्टम ओवर द पीरियड इवॉल्व हुए। तो सबसे शुरू में इंस्पेक्शन काइंड ऑफ थिंग आई। इंस्पेक्शन में क्या हुआ कि हम चीजों को मतलब इंस्पेक्ट करते थे, टेस्टिंग करते थे, मेजरिंग करते थे। लेकिन ये क्या हुआ कि ये उसकी कंफर्मिटी डिफाइन करने के लिए हम इंस्पेक्शन करते थे, लेकिन ये एक तरह से पोस्ट ट्रीटमेंट टाइप का था। आपने देखा अरे खराब है, आपने देखा ये सही है, ठीक है, खराब है तो ठीक है, रिजेक्टेड हो गया। तो दिस इज द सम सॉर्ट ऑफ द, ये आपने मतलब पोस्ट काइंड ऑफ थिंग थी ये जो थी। जैसे इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि दिस अप्रोच इज आफ्टर द इवेंट। आफ्टर द इवेंट मतलब आपने सब कुछ करने के बाद इंस्पेक्ट किया, उससे क्या फायदा, बस यही पता चल गया कि हाँ भाई ये ठीक है, खराब है। शुरू में इस तरह से बातें हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन चीजों को कंकरेंटली, जैसे आपने ऑडिट नहीं सुना है, ऑडिट कंकरेंट ऑडिट भी आ गया है। तो पहले तो ऑडिट एक बाद में हुआ, बाद में आप कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे आपका आपका फ्रॉड हो गया या सही, तो उसमें क्या करोगे, लेकिन कंकरेंट ऑडिट में आप कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर करते रहते हो। सिमिलरली आपकी जो क्वालिटी काइंड ऑफ थिंग थी, तो उसमें पहले पहले जो कॉन्सेप्ट इंस्पेक्शन की ये आई थी कि आप प्रोडक्ट बना लो फिर उसको इंस्पेक्ट करो। तो उससे क्या होता था, प्रोडक्ट बनाया, इंस्पेक्ट किया, ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट हो गया, तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ फिर उसके बाद, इसका क्या इलाज था। अब ये अगर प्रोडक्ट आपका एक बार नॉन कंफर्म हो गया या डिटेक्शन जब आपका हो गया, तो ये इसको आप या तो स्क्रैप डिक्लेयर करो, लोअर प्राइस पे बेचो, या फिर सेकंड हैंड सेल में बेचो। तो इस अप्रोच की बहुत सारी लिमिटेशन हो गई, जो कि आपकी this approach has several limitations and had been replaced by the another effective way of attaining the quality and concept of the quality control। फिर इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल आया। पहली कॉन्सेप्ट में जब इंस्पेक्शन शुरू किए गए, तो उसमें क्या था कि ये प्रोडक्ट है, ये जब बन जाएगा तो इसका क्या होगा, इंस्पेक्शन। ठीक है, इसका होगा इंस्पेक्शन।
क्वालिटी कैसे इवॉल्व हुई। तो इसका इंस्पेक्शन हो गया, इसके क्या रिजल्ट होंगे, ओके और नोट ओके। अगर ओके है तो ठीक है, नोट ओके है तो क्या होगा, ये आपका स्क्रैप बनेगा या फिर आपका सेकंड सेल में जाएगा। तो यहाँ दोनों में नुकसान है आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि थ्रू ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें आप बहुत जगह पे टेस्टिंग और मेजरिंग करो। मतलब भाई प्रोडक्ट एक साथ तो बनता नहीं, वो बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू जाता है। मान लीजिए उसमें बहुत सारे ए बी सी डी इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस होते होंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ गलत हुआ तो यहीं पे रोक दो, कम से कम ये तो नहीं होंगे आगे। तो वो कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग लाई गई फिर बाद में। कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग में क्या हुआ, क्वालिटी कंट्रोल में डिफाइन द ऑपरेशनल टेक्निक एंड एक्टिविटी दैट आर यूज्ड फॉर द फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी। तो इंस्पेक्शन जो था इसमें मतलब फेज वाइज किया गया और सेगमेंट वाइज किया गया। इंस्पेक्शन अलोन वाज ए कॉस्टली अफेयर as all was the segregated waste and a cost of organization, thus the reducing the profitability। मतलब इंस्पेक्शन जो था अपने आप में अलोन में एक कॉस्टली अफेयर बना। तो उन्होंने ऑपरेशन कंट्रोल ऑन ऑपरेशन किया जिसमें इंस्पेक्शन भी काम में आया, लेकिन उन्होंने कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या हुआ कि इंस्पेक्शन को डिफरेंट स्टेज और डिफरेंट लेवल पे लाया गया, जो कि क्वालिटी कंट्रोल कहलाया। क्वालिटी कंट्रोल में क्या हुआ, अंडर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल देयर वाज ए नीड टू फाइंड द कंट्रोल फॉर द एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ द प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएट स्टेज एंड इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस, गिविंग द फीडबैक। मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ ना करके हम उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट इंटरमीडिएट लेवल पे और जितनी भी उसके चैंस में चीजें हैं उनको इंस्पेक्ट करें, उनको रिकॉर्ड करें और उनकी फीडबैक बना के कंट्रोल काइंड ऑफ थिंग की चीज आई। तो इंस्पेक्शन से फिर आगे हम चले तो हमने सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश की। द मेथड ऑफ inspection got sophisticated with the addition of the tool like the sample checks। sample checks में क्या हुआ, sample checks में क्या होता है कि आप मान लीजिए भाई मिलियंस में आइटम बन रहे हैं, तो आप क्या करते हैं एक बैच में, मान लीजिए एक बैच जैसे बना 1,00,000 आइटम है इसमें, आप इसमें मान लीजिए 10% चेक कर लेते हैं रैंडमली। अगर ये 10% ओके हैं तो ठीक है, नहीं ओके हैं तो फिर इसकी सैंपलिंग और बढ़ाते हैं। तो सेलेक्टिव चेक्स हो गया एक तरह से। सैंपल चेक का मतलब क्या होगा, कुछ सेलेक्टिव चेक के बेस पे हम उसका एक पूरे लॉट साइज को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपके नॉन कन्फर्मिटी का चांसेस तो रहते हैं, क्योंकि आप क्या करें, पूरे को तो चेक कर नहीं रहे 100%। जो आपने सेलेक्ट किया है, आपने रैंडम सैंपलिंग किस तरह से किया है वो अपने आप में सब्जेक्टिव है, या एक फिर भी उसमें स्कोप बचता है कि डिफेक्टिव आगे चला जाए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल में एक प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश की। इंस्पेक्शन से हटा के उसको कंटिन्यूअस उसमें लाए, फीडबैक सिस्टम में लाए, मैनेजमेंट सिस्टम में लाए। तो इससे क्या हुआ, जो ये एप्लीकेशन आपने की रैंडम सैंपलिंग और ये सब करने के बाद आपका रिड्यूस तो हुआ, लेसर डिफेक्ट आए, बट रिमेन नेचर एट द डिटेक्शन मोड। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि ये सिस्टम कंट्रोल साइड में लाया गया। फिर इसके बाद और कॉन्सेप्ट फिर बनी, ये सब चीजें मिलकर क्वालिटी मैनेजमेंट बनेगी आपकी। तो क्वालिटी एश्योरेंस दिया गया। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 3 टर्म है, ठीक है। ये कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है वो। एक तो है आपका QC, एक आपका है QA और एक होता है QM। अगर मैं इसको कहूं तो ये पास्ट काइंड ऑफ थिंग होती है, ये प्रेजेंट काइंड ऑफ थिंग होती है और ये फ्यूचर काइंड ऑफ थिंग होती है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, हिस्टोरिकली आपके मेंटेन करता है डाटा को, आपके जो प्रोसेस हैं उसके वो जो क्वालिटी है किस तरह से चल रही है उसको मेजर करता रहता है। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, क्वालिटी एश्योरेंस आपके प्रोसेस को प्रेजेंट एस्पेक्ट में देखता है। ये हिस्टोरिकल एज वेल एज कनकरेंट प्रोसेस को मेजर करता है और उसमें एश्योर करने की कोशिश करता है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन है। और क्वालिटी मैनेजमेंट इन दोनों को कंबाइन करती है
और not only the past and the present but also evolve the things for the future, जिससे कि आपकी क्वालिटी मैनेज रहे। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एलिमिनेटिंग नॉन कन्फॉर्मेंस वाज द की फॉर द बेटर लेवल ऑफ द क्वालिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी एश्योरेंस कैसे डेवलप हुआ कि भाई हमें ये चीजें हटानी है, नॉन कन्फॉर्मेंस हटानी है, तो हमें एक सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा जो कि ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकली उस चीज को हटाए, वो कंकरेंटली भी हटाए। द सेंट्रल आइडिया टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, टू टेक द स्टेप टू एलिमिनेट द कॉज एंड thus द रिमूव द रिकरेंस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी इन द फ्यूचर डिलीवर टू द कस्टमर। तो मतलब एलिमिनेट करना है पूरे प्रोसेस से नॉन कन्फर्मिटी को। तो QA क्वालिटी एश्योरेंस डिफाइन्स द ऑल दोज प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्शन नेसेसरी टू प्रोवाइड द एडिक्वेट कॉन्फिडेंस दैट द प्रोडक्ट और सर्विस विल सेटिस्फाई द गिवन रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी। मतलब आपको एक एश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग दे रहा है। एश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग ये क्या दे रहा है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी जो चीजें हैं, वो हम इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं कि वो कस्टमर को एक सेंस देगी कि हम क्वालिटी हमारी मेंटेन है। क्वालिटी एश्योरेंस इज द prevention based system. It improves the product service quality and increase the productivity by placing the emphasis on the design of the product or service and relevant process. The basis is that the process that make the product or service need to be designed in such a manner that the variation in the process outcome is minimal and reference to the design specification, thus eliminating the non-conformance. तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या कोशिश करता है? प्रेजेंट काइंड ऑफ थिंग को या प्रिवेंटिव काइंड ऑफ थिंग को ये एक एश्योरेंस देने की कोशिश करता है। वो ये एश्योरेंस करता है कि हमारी जो क्वालिटी है वो विद इन स्पेसिफिकेशन मेंटेन होगी। ठीक है, तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। और क्वालिटी कंट्रोल क्या थी? जैसे मैंने बताया कि ये एक हिस्टोरिकली अप्रोच थी। तो हम इंस्पेक्शन से उठ के क्वालिटी कंट्रोल पे आए, क्वालिटी कंट्रोल से उठ के एश्योरेंस पे आए, अब एश्योरेंस से मैनेजमेंट पे जाएंगे। मैनेजमेंट में क्या है? अभी इन्होंने शायद आई थिंक एश्योरेंस को ही प्रिवेंशन सिस्टम को ही बताया, मैनेजमेंट को इन्होंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। चलो मैं इसी तक लिमिट रखता हूँ अपने आप को। अगर इनमें शॉर्ट में आप समझो कि क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते थे कि आप अपनी आउटपुट को, जो आपकी आउटपुट आ रही थी उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते थे एट वेरियस स्टेजेस पे, कि हम इसको जो है आउटपुट को नापते रहे। मतलब प्रोसेस मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये आपका फिनिश गुड है, जैसे मान लो ये आपका फिनिश गुड है। तो इसमें आप देखते थे क्वालिटी यहाँ नापते थे, यहाँ कंट्रोल करते थे। ये डिटेक्शन काइंड ऑफ थिंग थी। क्वालिटी एश्योरेंस में बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने इसको डिजाइन स्टेज पे कंट्रोल कर लिया क्वालिटी को। मतलब जब हम सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तब हमने इसको क्वालिटी को मेजर किया। तो ये डिटेक्शन मोड से हटके फिर आपकी प्रिवेंशन मोड पे हम आ गए। मतलब कैसे हुआ कि जैसे इन्होंने कहा ना, क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रिवेंशन बेस्ड सिस्टम। डिटेक्शन से हटा के हम कहां से चले गए? प्रिवेंशन पे आ गए। तो क्वालिटी कहां पे क्रिएट की गई? डिजाइन स्टेज पे ही हमने क्वालिटी को क्रिएट किया और कंट्रोल फेज से इसको कम किया या एलिमिनेट किया। The premise is that the design of the product and the process make the quality happen, not only any verification or the inspection as a detection mode, changing from the detection mode to prevention mode। मतलब ने डिजाइन में इनबिल्ड किया क्वालिटी को। That require the use of the set of the quality management tool and the techniques along with the new operating philosophy and approach, even thinking by the top management। तो फिर ये क्वालिटी कैसे आई? इंस्पेक्शन से कंट्रोल पे आई, कंट्रोल से एश्योरेंस पे आई और एश्योरेंस से अब वी आर मूविंग टू द मैनेजमेंट। नाउ इट इज समथिंग
तो जो एक पहले जस्ट एक टूल था, एक इंस्पेक्शन मोड से हट के कंट्रोल मोड में आया, कंट्रोल मोड से फिर एश्योरेंस डिजाइन फेज में गया, अब वो एक मैनेजमेंट सिस्टम में आने की बात हो रही है। तो फिर ये फिलॉसफी काइंड ऑफ थिंग में गया, जिसमें मैनेजमेंट ने अपने वेरियस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, उनके डिपार्टमेंट को इस तरह से डिस्कवर और मैनेज और कॉन्फ़िगर किया कि नॉन कन्फॉर्मेंस के जो रूट कोज हैं उनको हमने डिलीट किया, प्रोसेस के वेरिएशन को हटाया और एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट को हम कंटिन्यूस परसू करते रहे। तो मैनेजमेंट में ये कैसे उठ के आया कि एक पहले क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो वो एक सम सॉर्ट ऑफ द एक डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग थी। अब ये क्या है, क्वालिटी को पूरे प्रोसेस में डाला गया as a philosophy, as a thinking, not only in मतलब प्रोडक्शन में नहीं, उसकी सर्विस में भी, अपने वेंडर में भी, अपनी सप्लाई चेन में भी, कस्टमर की जो सर्विसेज हैं, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितने भी आपके इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जितने भी आपके फ्लोज हैं लाइन में, उन सब में इन्वॉल्व किया गया। तो टीक्यूएम फिर बना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग, तो जिसने पूरे पूरे प्रोसेस को एज ए होल में मैनेज किया। तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस पहले तो डिपार्टमेंट तक सीमित होता था कि आप अपनी आउटपुट नापो, उसको मेजर करो, इंस्पेक्ट करो और फिर देखो उसमें क्या वेरिएशन आ रहे हैं। लेकिन जब ये एश्योरेंस से डिजाइन फेज में गया, फिर डिजाइन फेज से फिर ये आपका फिर आपके एश्योरेंस फेज से फिर मैनेजमेंट उसमें गया, तो मैनेजमेंट में जितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उस सब में टीक्यूएम्स को या क्वालिटी को मेंटेन किया गया। तो नो बिजनेस प्रोसेस कैन वर्क इन आइसोलेशन। तो सारे बिजनेसेस जो आपके पूरी सप्लाई चेन में जितने प्रोसेस होते हैं, वेंडर है, सप्लाई मैनेजमेंट है, उन सब की क्वालिटी को भी मैनेज किया गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसे जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम दे रहे हैं, तो उसको हमने एज ए होल मैनेज किया, तो उसको हमने कहा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। अब इन्होंने एक डायग्राम दिया है प्रिवेंशन बेस्ड सिस्टम का, कैसे ये होता है। तो ये आपका आपके इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे आपके प्रोसेस है, मेथड है, एनवायरनमेंट है, इक्विपमेंट है, मटेरियल्स हैं, इन सब में क्वालिटी को देखा गया जो आपके आउटपुट देंगे। ये देखिए किस तरह से इन्होंने एक्शन ऑन आउटपुट पे भी एक्शन किया गया, और ये वेरिएशन को मिनिमाइज यहाँ करने की बात कह रहा है। इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया गया हर लेवल पे, मतलब क्वालिटी मटेरियल की भी इम्पोर्टेंट है, मेंटेन की गई, पीपल की भी इम्प्रूवमेंट की गई, इक्विपमेंट की भी, प्रोसेस की भी, मेथड की भी, इन्वायरमेंट की भी क्वालिटी को मेंटेन किया गया, उसकी फीडबैक लिया, फीडबैक से फिर एक्शन किया। इसमें ये वाला जो चीज है ना, जो फीडबैक थी उसके बेस पे यहाँ जो करेक्टिव एक्शन थे वो लिए, डिजाइन में आपका इनबिल्ड किया क्वालिटी को, डिजाइन में एक्शन लिए गए, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस को ठीक से डिजाइन किया गया। तो एक साइक्लिक काइंड ऑफ थिंग, फीडबैक काइंड ऑफ थिंग इसमें जनरेट की गई, जो एज ए पूरे प्रोसेस को होल मैनेज किया गया। और इसका अल्टीमेटली जो आउटपुट है उसमें क्या हुआ, जो आपका वेरिएशन थे, वेरिएशन को आपने क्या किया, मिनिमाइज किया या एलिमिनेट किया। मिनिमाइज, जैसे आपने अभी पढ़ी थी कि सिक्स सिग्मा और ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आई, इन सब चीजों को मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग में इसको मतलब एक तरह से मैनेजमेंट लेवल पे इसको एड्रेस किया गया। मैनेजमेंट लेवल पे एड्रेस करने का मतलब क्या है कि पूरे बिजनेस प्रोसेस की जितनी भी चैन्स हैं, जितने भी चीजें हो सकती हैं, सब में क्वालिटी को इनबिल्ड किया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एचआर प्रोसेस में भी क्वालिटी, एचआर प्रोसेस है जो रिक्रूटमेंट का काम करती है, दे हैव ऑल्सो देयर क्वालिटी सिस्टम। अब आप कहोगे वहाँ कौन से क्वालिटी सिस्टम है, उनके रिक्रूटमेंट की क्या पॉलिसी है, किस तरह के इंस्टीट्यूशन वो सेलेक्ट करेंगे। आप देखते हैं आपके सीएमए इंस्टीट्यूट में भी वो कई बार कैंपस लेने के लिए आते हैं, दे हैव सेलेक्टिव क्राइटेरिया कि हमें किस इंस्टीट्यूट पे जाना है, किस पे नहीं जाना है, क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं कि हमें ग्रेजुएट लेवल पे कितने मार्क्स चाहिए, हम किस लेवल की यूनिवर्सिटी में कैंपस लेने के लिए जाएंगे, तो वे भी क्वालिटी को देखते हैं। अब ये मैंने आपको आई थिंक बताया। अब इसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आपकी बची है, चलो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को भी मैं बता देता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी
में जो है, मैंने जैसे कहा कि क्वालिटी को मेंटेन करने की भी कॉस्ट है, और क्वालिटी अगर आप ना मेंटेन करें तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट फिर इन्वॉल्व होती है। तो आप देखिए प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है। क्वालिटी की बेसिकली 4 मेजर कॉस्ट है: प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। ये आपकी जो कॉस्ट है, पहली जो कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहलाती हैं, और अगली जो 2 कॉस्ट हैं कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कहलाती हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये प्रिवेंशन कॉस्ट वो कॉस्ट हैं, प्रिवेंशन माने होता है रोकना, प्रिवेंशन, जो कि क्वालिटी को पुअर होने से बचाती हैं, ठीक है। दे इंक्लूड द क्वालिटी प्लानिंग कॉस्ट, जब हम क्वालिटी को प्लान करेंगे, सच एज द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन द क्वालिटी प्लान। ऑल्सो इंक्लूड आर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन, जो हम डिजाइन फेज में कर रहे हैं अपने सिस्टम में, प्रिवेंशन काइंड ऑफ थिंग जो हम लेके आए थे, एश्योरेंस वाली आप बात समझ लो इसको। कलेक्टिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन, डिजाइनिंग द प्रोसेस दैट अचीव द conformance to the specification, imply की training, measurement as a part of this cost, as well as the cost of maintaining the record information and data related to the quality. Means this is the kind of the planning kind of things जो आपको bad quality को prevent करने के लिए आप ले रहे हैं, जैसे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग्स, ठीक है, कस्टमर से डाटा कलेक्शन, कस्टमर का फीडबैक्स, उसकी जो कॉस्ट आती हैं वो कॉस्ट कहलाएंगी प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट, अप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज का नापना, तोलना, उसकी परफॉर्मेंस को देखना। तो ये आपने डिजाइन में जब इम्प्लीमेंट किया, आपने सिस्टम में लगाया, तो फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रोसेस में क्या फिर भी कोई डिफेक्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो कॉस्ट की, जो आपने वहां टेस्टिंग की, इंस्पेक्शन किए, टेस्टिंग की, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के ऑडिट किए, ये सब क्यों किए? जिससे आपने भाई डिजाइन में तो इन्वॉल्व कर ली थी आपने, लेकिन देखा कि वाकई में कुछ हमारी टेस्टिंग में जो कॉस्ट आ रही है, टेस्टिंग के आपने कि आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना जाए, तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो अप्रेजल कॉस्ट कहलाई। दिस आल्सो दैट द वर्कर टाइम स्पेंड मेजरिंग द क्वालिटी, उसमें क्वालिटी के इक्विपमेंट जो लगे हैं वहाँ, उनमें जो उनके कैलिब्रेशंस और उन सब के लिए जो कॉस्ट है, मतलब ये जो है मेजरिंग टाइप की चीज हो गई। ये क्या था जो आपने डिजाइन में किया, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को लगाया, उसके लिए ERP लगाए, उसके लिए प्लान बनाए, जो भी कुछ किया, और यहाँ पे आपने उस चीज को मेजर किया। तो ये दोनों चीज क्या करती हैं? प्रिवेंशन करती हैं। क्या इंश्योर करती हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड आर बीइंग मेट, जिससे कि आपके क्वालिटी की स्टैंडर्ड बने रहें और वहां डिफेक्टिव कस्टमर के लिए ना जाए। ये जो 2 कॉस्ट हैं, अगली जो 2 कॉस्ट हैं, ये बैड काइंड ऑफ थिंग है। ये आपका इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होती है कि ये पुअर क्वालिटी कॉस्ट है, जो कि डिस्कवरिंग द पुअर क्वालिटी बिफोर द प्रोडक्ट रीचेज टू द कस्टमर। मतलब आपका कस्टमर डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही आपने उसको पकड़ लिया। तो उससे क्या करते हैं, आप उसको रिवर्क कर लेते हैं, और रिवर्क करके उसको करेक्ट कर लेते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है, तो वो आपकी कहलाती है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। sometime the item defective sometime the item is so defective that cannot be corrected and must be thrown away, तो स्क्रैप में उसको चला जाता है। तो कैसे हुआ? यहाँ आपने डिजाइन सिस्टम बनाया, उसकी कॉस्ट हुई, यहाँ आपने इंस्पेक्शन किया, उसकी कॉस्ट हुई, उसके बाद भी देखा कि आपका इंस्पेक्शन के बाद पता चला कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खराब है, उनको आपने क्या किया? रिवर्क किया, या वो रिवर्क नहीं हो सकते तो स्क्रैप किया। और एक जो लास्ट कॉस्ट है कि इन सब के बाद भी आपने ये सब किया, लेकिन फिर भी कस्टमर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया, तो क्या होगा? तो इंफीरियर प्रोडक्ट जब डिलीवर हो गया कस्टमर को, तो उसको आपको वापस लेना पड़ेगा, है ना? आपको उसको नया प्रोडक्ट देना पड़ेगा, कई बार कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना पड़ेगा, वारंटी है, रिप्लेसमेंट है, रिपेयर्स हैं। तो और अल्टीमेटली ये कस्टमर, इससे क्या होता है एक्सटर्नल फेलियर से, कि आपकी रेपुटेशन डैमेज हो जाती है कंपनी की,
जो कि एक आपका कस्टमर बेस भी हिला सकती है। तो ये कॉस्ट बहुत ही हैवी और ह्यूज होती है, तो ये मेंटेन करनी होती है। इन 4 स्टेज से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वालिटी मेंटेन होती है। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट में इंश्योरिंग फेलियर नॉट टू हैपन, मतलब ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया। जैसे आपने क्वालिटी ट्रेनिंग की, क्वालिटी सर्कल्स बनाए, क्वालिटी ट्रेनिंग मतलब क्वालिटी के लिए लोगों को ट्रेंड किया। जैसे आपने पढ़े थे ना, मास्टर ब्लैक बेल्ट, ये बेल्ट वो बेल्ट, क्वालिटी के प्रोग्राम कराए, उनको सर्टिफिकेशन कराए। क्वालिटी सर्कल्स है, क्वालिटी सर्कल्स में क्या होता है कि डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, एक जगह एक मीटिंग करते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जो आपने स्टैटिकल प्रोसेस लगाए, कंट्रोल एक्टिविटी लगाई, जो आपने पी चार्ट, सी चार्ट, सिस्टम लगाए, ईआरपी लगाए, उस सब के लिए सिस्टम डेवलपमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो ये प्रिवेंशन काइंड ऑफ थिंग हो गई। अप्रेजल मतलब चेकिंग, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, WIP टेस्टिंग, पैकेज का इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन टेस्टिंग इक्विपमेंट, मतलब जिससे आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो भी तो डेप्रिशिएट होगा, तो उसकी भी कॉस्ट है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होती है कि कीपिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर तक अभी वो नहीं गया, उससे पहले ही आपने उसको डिफेक्ट को पकड़ लिया, तो क्या होगा, या तो वो स्क्रैप हो गया या फिर वो स्पॉइलेज हो गया, रिवर्क करने की कॉस्ट आएगी आपकी, डाउन टाइम, डिफेक्ट, क्वालिटी रीटेस्टिंग उसको करेंगे, तो ये सब कॉस्ट आएंगी इंटरनल फेलियर में। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो होती है कि जब आपका डिफेक्ट आप नहीं पकड़ पाए, वो कस्टमर के पास चला गया। आपने देखा होगा ना, कुछ गाड़ियां चली जाती हैं, फिर कंपनी उनको रिकॉल भी करती है। आपने सुना, ऑटोमोबाइल में अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी कुछ पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ियां रिकवर कर बुलाती है अपने उससे। तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। और ये जैसे आप देखते हैं, आपने कोई फोन लिया और वो देखा वो हैंग हो गया, फेल हो गया, तो फिर आप जाते हैं सर्विस सेंटर पे, वो तो वहाँ फ्री आपको वो देता है, तो उसकी कॉस्ट होती है, आपसे कोई पैसा नहीं लेता वो। कस्टमर की कंप्लेन हैंडल करने की कॉस्ट है, वारंटी और रिपेयर, लॉस्ट सेल। लॉस्ट सेल का मतलब आपका अगर प्रोडक्ट ज़्यादा खराब निकला तो आप उसको फिर दोबारा से लेंगे भी नहीं, तो उससे कस्टमर बेस खत्म हो जाता है कंपनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, जो कंपनी को बहुत एक ह्यूज मतलब प्रोस्पेक्टिव लेवल पे उसको लॉस करती है। वारंटी और रिप्लेसमेंट जो होते हैं वो आपको पता ही होंगे कि इसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल टॉपिक तो हो गया, मेरे हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अब इसमें आपके ये एकदम से इन्होंने सवाल दे दिए हैं, इसके बारे में ना कुछ बताया है ना समझाया है, सीधे सवाल रख दिए हैं। चलो अब हम इनको अगली क्लास में आपको बहुत डिटेल में और बहुत सरलता से समझाएंगे। अब क्योंकि क्लास की लेंथ काफ़ी हो गई है, अब मैं यहाँ इसको विश्राम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके तीनों सवाल कर दूंगा, जो कि बहुत ही सिंपल लेवल के हैं, बहुत आसान है, आप इनसे घबराइएगा मत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये इस तरह से आपका ये लास्ट क्लास होगी अगली जो है, जिसमें आपका स्टडी नोट 5 खत्म हो जाएगा, फिर स्टडी नोट 6 पे हम चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।